Hello guys, welcome all of you. In this lecture, we will discuss about one of the most crucial topic which usually comes in the examination, that is right to private defense. अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर राइट टू प्राइवेट डिफेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन इसके अंदर इकट्ठे आते हैं, तो कैसे प्रिपेयर करें। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्री मेंस के पर्पस के लिए तैयार कैसे करना है। एंड जब मेंस आंसर राइटिंग की बात आती है तो उसमें आंसर राइटिंग के लिए आपको हाउ यू शुड अपीयर और अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम बात करें, हमारे पास आईपीसी में और बीएनएस में वी हैव बीन गिवन जर्नल एक्सेप्शंस। अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो 76 से लेकर के सेक्शन 106 तक हमारे पास आईपीसी में जर्नल एक्सेप्शंस होती थी, जो कि अब डल गई हैं अपना सेक्शन 14 टिल 44 बीएनएस। अब इनके अंदर से भी अगर आप बात करें तो यहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो था आईपीसी के अंदर, दैट वाज फ्रॉम सेक्शन 96 टिल सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी, यानी कि कुल मिलाकर 11 सेक्शंस आपके आते हैं, जो कि अभी बीएनएस के अंदर है आपका सेक्शन 34 से लेके 44 तक। बीएनएस के अंदर 11 सेक्शंस। अब क्वेश्चन हमेशा बच्चे पूछते हैं कि सर याद कैसे रखें, तो याद वाली इशू नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकली 62 सेक्शंस का डिफरेंस है। जर्नल एक्सेप्शंस के सेक्शंस के अंदर 62 सेक्शंस का डिफरेंस है, तो बीएनएस पर ध्यान दीजिए और उसमें 62 ऐड कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आईपीसी का जर्नल एक्सेप्शन का वो वाला सेक्शन निकल आएगा। तो इसलिए वो वाली हेडेक छोड़िए, 62 आपको याद रखना है बस। खैर, अब बात करते हैं कि आखिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस को पढ़ना कैसे है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस को समझने के लिए आपको सबसे क्रूशियल एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, आपको बस उसको समझना है, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010। अगर आपने इस जजमेंट को समझ लिया ना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैसे अप्लाई किया जाता है, उसको प्रूव करने का तरीका क्या है और उसकी लिमिट, उसका एक्सटेंट, कब रुकेगा, कब शुरू होगा, कहां तक जाएगा, ऑल थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट। तो चलिए सबसे पहले दर्शन सिंह वाले केस को समझकर चलते हैं। तो आखिर इस केस में हुआ ये कि यहां पर एक पर्सन था बख्तावर सिंह, और उसका बेटा है दर्शन सिंह। एक तरफ ये है और एक तरफ है अपने पास गुरचरण सिंह और उसका बेटा है गुरदीश सिंह, और उसके साथ में उनका एक और आप कह लीजिए रिलेटिव या कोई फ्रेंड कह लीजिए, गुरदेव सिंह। अब होता क्या है, एक दिन अचानक इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई होती है। एक्चुअल में गुरचरण सिंह और बख्तावर सिंह दोनों भाई थे। पंजाब का मैटर है और पंजाब में जो है ये खेती करते थे, तो लैंड को लेकर डिस्प्यूट चला हुआ आ रहा था काफी लंबे टाइम से फैमिलीज के बीच में। अब कहानी के अंदर ट्विस्ट ये है कि गुरचरण सिंह की यहां डेथ हो जाती है और उसका बेटा गुरदीश सिंह ये एलिगेशन लगाता है कि बख्तावर सिंह और उसके बेटे दर्शन सिंह ने मिलकर के उसके फादर को मारा है। उनका ये कहना था, गुरदीश सिंह का ये कहना था कि गुरचरण सिंह और वो, यानी कि दोनों बाप बेटे जो हैं खेत में अपना काम कर रहे थे, अचानक बख्तावर सिंह वहां पर आता है अपने बेटे दर्शन सिंह के साथ और उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गुरचरण सिंह की जान चली जाती है, क्योंकि वहां पर उन्होंने बाप बेटे ने मिलकर के, बख्तावर सिंह और दर्शन सिंह ने मिलकर के फायरिंग की, जिसकी वजह से गुरचरण सिंह यानी कि गुरदीश सिंह के फादर की जान, मतलब जान चली जाती है। तो क्वेश्चन अब यहां रेज हुआ कि देयर वाज अ क्लियर कट केस एज पर द प्रोसिक्यूशन, जो गुरदीश सिंह ने कहा, जो एफआईआर लॉन्च की गई थी, कि बख्तावर सिंह और उसके बेटे ने मिलकर के उसके फादर को मारा है। और साथ में यह भी कहा कि जब उन्होंने फायरिंग करी तो फायरिंग करने के बाद जो बुलेट के जो पैलेट्स होते हैं, छर्रा जिसको कहते हैं, वो गुरदीश सिंह और गुरदेव सिंह को भी लगा और इनको भी मारा पीटा गया, तो दे ऑल्सो गॉट इंजरी, बॉडीली इंजरी। इधर डिफेंस का कहना है, यानी कि बख्तावर सिंह और दर्शन सिंह का यह कहना था कि एक्चुअल में वो दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे और गुरचरण सिंह और गुरदीश सिंह जो है कुछ दिनों से कह रहे थे हम तुम्हें देख लेंगे, बदला लेंगे। और जब बख्तावर सिंह और दर्शन सिंह खेत में काम कर रहे थे, गुरचरण सिंह अपने बेटे के साथ उनके खेत में आता है, उन्हें गालियां देता है, उनके साथ मारपीट करता है, और गुरचरण सिंह के हाथ में गंडासा था और उस गंडासे से वो बख्तावर सिंह के माथे पर अटैक करता है। तो बख्तावर सिंह को काफी सीरियस इंजरी होती है और इस केस में बख्तावर सिंह की कुछ टाइम के बाद डेथ भी हो जाती है।
और ऑब्वियसली जब एक्यूज की डेथ हो जाती है किसी केस में तो उस पर्टिकुलर एक्यूज को लेकर के मैटर खत्म हो जाता है। लेकिन दर्शन सिंह के अगेंस्ट मैटर अभी भी चल रहा था। अब दर्शन सिंह का यह कहना है कि भैया हम अपने खेत में काम कर रहे थे, गुरचरण सिंह वहां आता है, हम पर गंडासे से अटैक करता है, मेरे फादर पर, मेरे फादर को क्रिटिकल इंजरी होती है और फिर वो मेरे पर भी अटैक करने को आता है। तो मेरे पास एक मेरी गन थी और मैंने वो डर के मारे, क्योंकि देयर वाज एन रिस्क, डेंजर इन फ्रंट ऑफ मी, और फिर मैंने अपने आप को सेव करने के लिए गोली चला दी। दिस वॉज दी एविडेंस और दिस वॉज दी स्टेटमेंट और दिस वॉज दी साइड ऑफ, यू कैन से, डिफेंस इन दिस पर्टिकुलर केस। अब कहानी यहां पर यह आती है कि ट्रायल कोर्ट जो कि बहुत तरीके से इस केस को बखूबी से मतलब ऑब्जर्व करती है, और सबसे क्रूशियल पॉइंट्स क्या आते हैं इस पूरे केस में, एफआईआर लॉन्च करने में डिले होती है एट द एंड ऑफ गुरदीश सिंह। गुरदीश सिंह के एंड पर एफआईआर जो लॉन्च हुई थी वो लेट होती है, नंबर एक। सेकंड कहानी ये थी कि जो पोस्टमार्टम किया जाता है बख्तावर सिंह का, तो जो डॉक्टर इसका पोस्टमार्टम करते हैं उन्होंने गुरदेव सिंह और गुरदीश सिंह की जो फिजिकल इंजरी की बात हुई थी वो भी नोट करते हैं, और डॉक्टर की स्टेटमेंट निकल कर आती है कि उनके ऊपर जो इंजरी हुई है वो एक्चुअली में इंजरी ही नहीं है, इट इज वेरी सुपरफिशियल, मतलब ये नाम मात्र की इंजरी है। और उनकी पूरी बॉडी पर, जैसा उन्होंने कहा था कि जब दर्शन सिंह ने गोलियां चलाई तो गुरदीश सिंह और गुरदेव सिंह को जो है गोलियों की वजह से छर्रे लगे और जिसकी वजह से उनको चोट लगी और उनको मारा पीटा भी गया था। डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहना था, मतलब जो रिपोर्ट वो तैयार करते हैं बेसिकली इनका एमएलसी जो किया जाता है गुरदीश सिंह और गुरदेव सिंह का, तो इसमें डॉक्टर का कहना था कि ना तो गुरदीश सिंह और गुरदेव सिंह को कोई सीरियस इंजरी हुई है, ना ही बुलेट के पैलेट्स की इंजरी है, और जो इंजरी वो दिखा भी रहे हैं इट इज जस्ट सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। दैट वाज द पॉइंट ऑफ डॉक्टर्स रिपोर्ट। और डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि बख्तावर सिंह को लेकर के थी, डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते कि जो गंडासे से अटैक किया गया था दैट वाज सफिशिएंट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इंजरी टू कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन। और सबसे क्रूशियल पॉइंट इस पूरे केस के अंदर गुरचरण सिंह के बेटे का यह कहना था कि बख्तावर सिंह और उसके बेटे ने हमारे को हमारे खेत में आकर के मारा पीटा है, और अगर जब गोलियां गुरचरण सिंह के खेत में चली हैं तो जो गोली के छर्रे थे वो कहां मिलने चाहिए, ऑब्वियसली गुरचरण सिंह के खेत में। बट इन रियलिटी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो गोलियों के छर्रे मिलते हैं, पैलेट्स मिलते हैं, वो मिलते हैं बख्तावर सिंह के खेत में। तो ट्रायल कोर्ट का यह कहना था यहां पर काफी सारे एविडेंसेस को देखने के बाद, नंबर एक, एफआईआर को लॉन्च करने में डिले होना अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क रेज करता है। दूसरा, डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अबाउट बख्तावर सिंह इंडिकेट करती है कि अटैक जो हुआ है वो बख्तावर सिंह पर क्रिटिकल हुआ है, और जब बख्तावर सिंह के ऊपर गंडासे से अटैक किया गया था तो दर्शन सिंह उस घबराहट में अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाता है क्योंकि घबरा जाता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन, डेंजर, रिस्क। और सबसे बड़ी बात यह कि जो इंजरी को लेकर के गुरदीश सिंह और गुरदेव सिंह ने लेटर ऑन पुलिस को अपनी बाद वाली स्टेटमेंट में दिया जो कि एफआईआर में ओरिजिनली नहीं था, उसको लेकर के भी कोर्ट जहां पर जब आयु से बात करती है तो पता चलता है कि ये फैब्रिकेटेड है, इट वॉज नॉट द एक्चुअल इंसिडेंट एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात, जो गोली के जो रिवॉल्वर से गोलियां चली थी उसके जो पैलेट्स थे वो मिलते हैं बख्तावर सिंह के खेत में। तो ये बेसिकली इस बात की तरफ इंडिकेशन देता है कि भैया एक्चुअल में बख्तावर सिंह और दर्शन सिंह का जो स्टेटमेंट था वो सही है रादर देन जो गुरचरण सिंह ने कहा। तो क्वेश्चन था कि जो दर्शन सिंह ने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत जो गोलियां चलाई क्या वो सही थी कि गलत थी, जिसको लेकर के इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट जब दर्शन सिंह के कन्विक्शन को सेटिसाइड करती है तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर कहती है कि भाई देखिए, सबसे बड़ी बात जहां पर आरपीडी डिपेंड करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस को लेकर के, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट एंड इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ ऑल सिविलाइज्ड कंट्रीज। All free democratic and civilized countries recognize the right to private defense within certain reasonable limits. अब अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके सामने कि भाई जो लिमिट्स हैं बेसिकली वो कहां गिवन है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है सेक्शन 37 ऑफ बीएनएस के अंदर लिमिट्स गिवन है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस किस दायरे तक आप बाहर नहीं जा सकते, जिसकी सबसे बड़ी क्रूशियल रिक्वायरमेंट होती है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस को लेकर के the right to private defense commences as soon as a reasonable apprehension arises and its co-terminus with the duration of such apprehension। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन और सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि शुरू कब होता है, जब आपके पास सामने एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि भाई आपके अगेंस्ट, आपकी लाइफ के अगेंस्ट, आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या किसी और की लाइफ और किसी और की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई रिस्क है। अब बात आती है कि भाई
तो जैसे ही आपके सामने वो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ रिस्क या डेंजर है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस विल गेट एक्टिवेटेड। बट जैसे ही वो एप्रीहेंशन खत्म होगी, जैसे ही वो रिस्क खत्म होगा, आप रुक जाएंगे, क्योंकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है, इट इज अ शील्ड, इट इज नॉट अ वेपन, इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर, नॉट प्यूनिटिव इन नेचर। तो इसका पर्पस किसी को पनिश करना नहीं है। तो जब मान लो आप पर अटैकर जो आए अटैक करने के लिए और जब भाग रहे हैं, तो बदले में आपको अटैक नहीं करना, आपने अपना डिफेंस करना था, कर लिया। नाउ यू हैव दी ऑप्शन टू रिपोर्ट दिस मैटर बिफोर द पुलिस। ओके, नाउ बेसिकली आगे कहता है, यहां ये सबसे क्रूशियल पॉइंट था, क्योंकि दर्शन सिंह के केस में ये सबसे बड़ी चीज देखी गई थी कि जो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी प्रोपोर्शनेट। अब क्वेश्चन आता है कि क्या जिस मूवमेंट पर आदमी की जान को खतरा है, तो अब वहां पर क्या क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके पता करेगा रिस्क कितना है? तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली मेंशन कि भाई इट इज रियली अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट अ पर्सन टू डू द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, नहीं हो सकती। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी केस कि उस हालात में सामने वाला किस सिचुएशन में था। तो अगर आपके सामने रिस्क बिल्कुल आपके सामने खड़ा है और अब आप कोई आपसे उम्मीद करे कि आप महात्मा गांधी जी की तरह कहो लो मारो और फिर दूसरे पर मारो, इट डजंट हैपन। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे क्वेश्चन है कि रिस्क कितना है, उसी की ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा आपका आरपीडी कितना था। उसके बाद आगे फर्दर कहता है ये, इन प्राइवेट डिफेंस द फोर्स यूज्ड बाय द एक्यूज्ड ought not to be wholly disproportionate। तो इट मींस इट शुड बी प्रोपोर्शनेट और मच ग्रेटर देन नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्चुअल में आपको बॉडी प्रोटेक्शन के लिए एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए मिलता है। और प्रॉपर्टी को लेकर के यहां पर एक लिमिटेशन है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप जब सेक्शन 35 पढ़ेंगे तो 35 में साफ साफ कहता है कि जो ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी होते हैं उस पर अप्लाई करेगा। और प्रॉपर्टी को लेकर के आपके सेक्शन 35 में बड़ा क्लियरली गिवन है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड देन क्रिमिनल ट्रेसपास, सिर्फ इनके लिए अप्लाई करेगा। एग्जाम में प्री में ये क्वेश्चन आता है, वो आपसे नॉर्मली पूछता है कि प्रॉपर्टीज के ऑफेंसेस में किन ऑफेंसेस के अंदर राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलता है। तो याद रखिएगा थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। अब क्वेश्चन आता है चीटिंग जैसा ऑफेंस हो गया, बाकी और ऑफेंसेस के अंदर क्यों नहीं? आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि इन सभी ऑफेंसेस के अंदर ऑफेंडर इज अबाउट टू कमिट द क्राइम एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, उसी समय क्राइम होने के चांसेस हैं। इसीलिए आप जो है यू हैव टू स्पेसिफिकली रिमेंबर फॉर प्रीलिम कि ये ऑफेंसेस जो हैं स्पेसिफिकली इन्हीं में ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको मिल सकता है। फर्दर कहता है कि इवन जो 7th पॉइंट है, दिस इज मोस्ट क्रूशियल बेसिकली, कि अगर एक्यूज सेल्फ डिफेंस के ग्राउंड को लेना भी भूल गया है, इवन देन आपके पास जो है एज अ जज मेटीरियल ऑन रिकॉर्ड देख करके इवन आप अपने एंड पर भी कंसीडर कर सकते हैं क्या उसको सेल्फ डिफेंस का बेनिफिट देना है कि नहीं देना। और जिसको लेकर के एक्यूज का जो बर्डन होगा दैट इज नॉट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इट इज जस्ट प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। यानी कि जो सिविल लॉ में बर्डन होता है वही बर्डन एक्यूज के ऊपर रहेगा, ना कि प्रोसिक्यूशन वाला बर्डन आएगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एंड देन राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दी, इट इज you can claim only when you have to get a protection against any offense। कोई ऑफेंस के अगेंस्ट ही आप इसे प्रोटेक्शन को यूज कर सकते हैं। आप इसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस को किसी और के अगेंस्ट किसी मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से कहते हैं सर भूख लगी है खाना दो, और मैं कहता हूं मैं नहीं दूंगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया इसने मुझे खाना नहीं दिया, मेरी जान खतरे में, तो मैंने इस पर अटैक करके इसके घर से खाना चुरा लिया। नो, यू कांट से दिस, बिकॉज मोरल ऑब्लिगेशंस को लेकर के ऑफेंस नहीं होगा तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी क्रूशियल बात है बेसिकली नंबर 10 के अंदर, जो कि आपके लिए सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कि पहले सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी होता था। अगर हम आज की बात करें तो ये सेक्शन 38 है बॉडी के केस में, ठीक है, और सेक्शन 41 होता है प्रॉपर्टी के केस में, जो कहता है कि अगर किसी ऑफेंस के अंदर सामने वाले की लाइफ को खतरा है, डेथ के चांसेस हैं, या ग्रीवियस हर्ट के चार्जेस मतलब इश्यूज हैं, या रेप का मैटर है, अननेचुरल लस्ट का मैटर है, या फिर उस केस के अंदर एसिड अटैक का मैटर है, इन सभी मैटर्स के अंदर अगर हम बात करें तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको यानी कि उस पर्सन को यह तक देता है परमिशन कि वो सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकता है। तो यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस नॉर्मल सिचुएशन में
डेथ कॉज करने के लिए अप्लाई नहीं करता, यानी कि आप किसी को जान से नहीं मार सकते। हां, लेकिन अगर आपकी खुद की जान को रिस्क है, आपकी लाइफ को ग्रीवियस असल्ट का रिस्क है, रेप का मैटर हो सकता है, किडनैपिंग का मैटर हो सकता है, अबडक्शन का मैटर हो सकता है, अननेचुरल लस्ट जो कि अब बीएनएस में खत्म हो गया है, तो ये एक स्पेसिफिक सेक्शन हर्ट में अब फॉल करता है। उसके अलावा रॉन्गफुली कन्फाइनिंग को लेकर के है, एसिड अटैक को लेकर के है। इन सभी चीजों के लिए आपके पास अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए किसी की जान तक लेने का राइट है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज के मैटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसने कैटेगराइज कर दिया है, रॉबरी हो गया या मिसचीफ बाय फायर हो गया, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज हो गया, या फिर अगर हम बात करें थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, अगर ये ऑफेंसेस होते हैं जहां पर डेथ होने के चांसेस हैं तो वहां पर, या ग्रीवियस असल्ट होने के चांसेस हैं तो वहां पर भी आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को उस एक्सटेंट तक यूज कर सकते हैं जहां पर किसी की लाइफ भी आप, यानी किसी की जान भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा कमिंग बैक टू दी फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, right to private defense is available only to one who is suddenly confronted with the necessity of averting an impending danger or not of self creation। आप खुद रिस्क को इनवाइट नहीं करेंगे, यानी किसी को छेड़ के, किसी को प्रोवोक करके आप सोचे कि वो आपको मारने आ रहा है, फिर आपने गोली चला दी सेल्फ डिफेंस में, ये सब नहीं चलेगा। तो यहां सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट है कि आपके सामने रिस्क होना चाहिए, आपका खुद का बुलाया हुआ रिस्क नहीं होना चाहिए। उसके केस में आप जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम पॉइंट नंबर 3 को पढ़ें, अ मियर रीजनेबल एप्रीहेंशन इज इनफ, यानी कि एक्चुअल अटैक की नेसेसिटी नहीं है। अगर आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि ये आपकी जान ले सकता है, हर्ट कर सकता है, बॉडीली कोई तरह का, किसी भी तरह का हार्म कर सकता है, आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि आपको एक्चुअली अटैक की वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपके एग्जाम में जब मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के 10 पैरामीटर याद रखने हैं और बाकी सभी सेक्शंस का निचोड़ बना करके एक छोटा सा मॉडल आंसर बनाना है, जो आपको ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या कहा गया है। इवन 2 लाइनर्स ऑफ एवरी सेक्शन इज मोर देन सफिशिएंट। मेन है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगर आपने ये 10 के 10 पैरामीटर्स और सेक्शन 34 से लेके 44 तक का जिस्ट अगर आपने लिख दिया ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। प्री के लिए सबसे बड़ा इशू आता है कि वो एक्चुअल में आपसे या तो सेक्शन नंबर पूछ लेगा कि बताइए डेथ कॉज करने तक का राइट जो है वो किस सेक्शन में गिवन है, या आपसे पूछेगा कि जो डेथ कॉज करने का राइट है किसी राइट टू प्राइवेट डिफेंस के केस में, तो वो कौन कौन से ऑफेंसेस के अंदर आप उस राइट को यूज कर सकते हैं। तो उस केस में आपको वो स्पेसिफिक सेक्शंस पर ध्यान देना है। दिस इज ऑल अबाउट राइट टू प्राइवेट डिफेंस। थैंक यू गाइज। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक फॉर नेक्स्ट डिस्कशन ऑफ जुडिशरी एग्जाम। थैंक यू गाइज। थैंक यू ऑल ऑफ यू।